चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेंस की मैं बात करूं तो मान कर चलिए 20 नंबर का आपके एग्ज़ाम में, देखिए अगर 200 में से मैक्सिमम आपको स्कोर करने हैं, 180 प्लस स्कोर करने हैं या इसके अप्रॉक्स स्कोर करने हैं आपको मेंस में, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कहाँ कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे जो बहुत टॉपिक होता है कॉमन एरर, आपके एग्जाम में अगर आप बात करें कॉमन एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे ग्रामर को अक्यूमुलेट करता है एक जगह पर। 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ज़रा सा अप्रोच सही लगाएं तो 20 नंबर एकदम आपके पक्के हैं, कहीं से भी एक नंबर कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, कॉमन एरर्स कंप्लीट मतलब सही करने के लिए, बिल्कुल अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ेगा, सेंटेंस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वही आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन में देखते हैं कैसे कॉमन एरर्स सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होता है, जो सही अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। क्या है, सेंटेंस को हम ढंग से पढ़ते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, सेंटेंस अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। बस केवल पढ़ना है, रिलेट करना है सब्जेक्ट को वर्ब से, वर्ब को उसके कनेक्टर से, कनेक्टर के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो क्या है, तो आपस में रिलेशन आपको देखना है कि अगर प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ सही हो जा रहा है तो बिल्कुल आप आंसर सही कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि दे ऑल्सो लुक्ड एट प्रिडिक्टिव फैक्टर्स टू सी इफ पैटर्न्स ऑफ अंडर एज मैरिज इमर्ज्ड। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें बच्चों तो दे ऑल्सो लुक्ड एट प्रिडिक्टिव। कहते हैं प्रिडिक्टिव मतलब होता है जो भविष्य के बारे में बात करता हो, जो फ्यूचर के बारे में बात करता हो, ऐसा कुछ। दे ऑल्सो लुक्ड एट प्रिडिक्टिव फैक्टर्स, वो जो भविष्य में होने, भविष्य सूचक, भविष्य दर्शाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी तरफ भी देख रहे हैं। टू सी इफ पैटर्न्स ऑफ अंडर एज मैरिज इमर्ज्ड, है ना। क्या देखना है हमको, इफ पैटर्न्स ऑफ अंडर एज मैरिज इमर्ज्ड, क्या अंडर एज मैरिज के जो पैटर्न्स हैं वो मैरिज उत्पन्न होते हैं या हुए हैं, या हुए थे। पास्ट सेंटेंस है तो इधर भी पास्ट है उधर भी पास्ट है, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। दे के साथ क्या आना चाहिए था, लुक्ड आया है, बिल्कुल सही है पास्ट टेंस में। ठीक है, एट प्रेडिक्टिव फैक्टर्स सब्जेक्ट प्लूरल है। टू सी इफ पैटर्न्स ऑफ अंडर एज मैरिज इमर्ज्ड, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V2 है, इसका मतलब पूरा सेंटेंस सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो एक नंबर पक्का हो गया। सेंटेंस केवल ध्यान से पढ़ना है और सब में एरर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस रिलेट करना आप समझिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला कहता है कि दे फाउंड द डेलीगेशन ऑफ इमाम एंड कन्विंस देम एट दैट अ फतवा वाज द नीड ऑफ द आवर। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं, है ना, तो ग्रुप ऑफ, अब ये बताइए, मान लीजिए एक लड़का है यहाँ पर, मान लीजिए एक लड़का है यहाँ पर, तो ग्रुप ऑफ बॉय पॉसिबल है क्या, बोलो। क्या एक लड़का का समूह बनेगा? ग्रुप हम जब भी बनाएंगे तो एक से ज़्यादा का बनेगा यानी क्या होगा, ग्रुप ऑफ बॉयज। बात समझे, वो डेलीगेशन हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता हो। थोड़ा सा गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, फास्ट की वजह से थोड़ा सा गला सूख रहा है ना। माता रानी करें आप सबका सिलेक्शन हो, आप एग्ज़ाम में जाएं, सारे क्वेश्चन वही आएँ जो आपके पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो जब भी कलेक्टिव नाउन को डिनोट करने वाला कोई वर्ड आएगा तो उसके बाद का जो सब्जेक्ट होगा वो निश्चित तौर पर क्या होगा बच्चों, प्लूरल होगा। सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता वो। भाई ग्रुप जब भी बनाओगे तो एक से ज़्यादा का ही बनेगा। लड़कों का समूह कि लड़का का समूह, तो लड़कों का समूह, यानी कि एक से ज़्यादा का सब्जेक्ट ग्रुप होगा तो ये हमेशा प्लूरल होगा, तो इमाम्स ही लिखेंगे। ठीक, दे फाउंड द डेलीगेशन ऑफ इमाम्स एंड कन्विंस देम दैट अ फतवा वाज द नीड ऑफ द आवर। वैसे फतवा जो है नीड ऑफ द आवर नहीं होता है। इस प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन, चाहे वो किसी भी जात धर्म के द्वारा दिया गया हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, कि ज़िंदगी है आपकी, सिर्फ अपने और अपने स्वभाव में जियो, जैसा आपको सही लगता है। हाँ, बस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें चोरी करना सही लगता है तो हम वही किए जा रहे हैं। मतलब सही काम हो
तो ज़रूर करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। लोग आपके बारे में क्या करें, क्या राय रखते हैं, वो रखने दो। आपका समय बदलेगा, लोगों की राय अपने आप बदल जाएगी। राय बहुत मामूली चीज़ है, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ग्रुप ऑफ इमाम्स, यानी कि द डेलीगेशन ऑफ इमाम्स। क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ही अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स कैन हर्ट, दे प्रैक्टिस पेशेंस एंड दे लर्न एम्पैथी। सोचना नहीं है यहाँ पर देखो, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके साथ वर्ब है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके साथ वर्ब है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके साथ वर्ब है, ठीक। और कैन हर्ट यहाँ पर भी, तो मोडाल के पास के साथ तो V1 आता है, ठीक। तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है, कैन के साथ हर्ट बिल्कुल सही है, हर्ट बिल्कुल सही है। अब दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब बच्चों को मैं आपसे पूछूं कि गो और गोज दोनों में कौन सी वर्ब प्लूरल है, गो या गोज? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, फंडामेंटल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। यू हैव टू मेक इट सिंगुलर बाय पुटिंग एस और ईएस आफ्टर इट। व्हेनेवर अ वर्ब कम्स विद एस और ईएस इट बिकम्स सिंगुलर। तो गोज जो है वो सिंगुलर है और गो प्लूरल है, तो दे के साथ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो प्लूरल है। दे के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस प्लूरल है, अगर एस लगा होता तो सिंगुलर होता, वर्ब में जब एस लग जाता तो वो सिंगुलर हो जाती, ठीक है। तो यानी कि वर्ब यहाँ प्लूरल है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस या ईएस लगा होता है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ही अंडरस्टैंड्स हाउ वर्ड्स कैन हर्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में बच्चों आप एक बात समझ लो, जो भी सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर, कॉमन नाउन, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एंड, इसके अलावा और क्या, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो भी सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है V5 जिसमें एस या ईएस लगता है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। यहीं पर कहता है कि सब्जेक्ट और प्लूरल है, प्लूरल क्या क्या होगा, तो आई, वी, यू, दे, और प्लूरल कॉमन नाउन, और क्या, प्लूरल कॉमन नाउन। तो ये खुद प्लूरल है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी बच्चों, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो V1 और V1 क्या हुआ, गो, ठीक। इसलिए देखो यहाँ पर V1 आया, यहाँ पर V1 आया, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंड साथ क्या आया, अंडरस्टैंड्स, सिंगुलर। क्लियर है मेरी बात। अगला देखिए, कहता शी डिड नॉट गेट अ सैलरी दिस मंथ, उसको इस महीने कोई सैलरी नहीं मिली। तो सेंटेंस पहले देखो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। शी डिड नॉट गेट अ सैलरी दिस मंथ, इस महीने उसको कोई सैलरी नहीं मिली। सो शी शैल हैव, सो शी विल हैव टू डू विद एन एक्स्ट्रा परचेजेज। अब यहाँ पर सेंटेंस सेंस समझना है आपको। भाई जब सैलरी नहीं मिली है तो इस बार उसे क्या करना होगा कि किसी भी एक्स्ट्रा परचेज से क्या करना होगा, दूरी बनाए रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या करें, तो शी विल हैव टू डू, या तो हम क्या कर दें, विदाउट कर दें, डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब है टू मैनेज विदाउट, ठीक है, टू मैनेज विदाउट, इसका यही मतलब होता है। डू विदाउट क्या मतलब होता है, टू मैनेज विदाउट, यानी किसी भी एक्स्ट्रा परचेस के क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, उसके बिना ही मैनेज करना पड़ेगा। भैया सेल देख रहे हो, लॉकडाउन में क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, किसी के पास नहीं था, हम लोग पास नहीं था, तो है ना, और था भी तो मान लो क्यों खर्च करें, और जब कहीं बाहर निकलना ही नहीं है तो नए कपड़े खरीद करें क्या। तो लोगों ने क्या किया, बिल्कुल शॉपिंग ना के बराबर करी इस बार, है ना, शॉपिंग नहीं करी, बाहर खाना भी नहीं खाया, और जो भी था तो घर पे रह के मौज ली सबने, कुकिंग खूब करी सबने। तो क्या किया, मैनेज किया, टू मैनेज विदाउट, तो बिना एक्स्ट्रा परचेज के क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। यानी थर्ड पार्ट में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पता वाज इमाम्स, सेकेंड पार्ट, दिस वन इज, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी कि फोर्थ पार्ट। क्लियर है। चलो अब आगे देखो, समझते जाना, कहीं कोई दिक्कत हो जरूर आप कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता था मैस्कॉट एज वेल एज द हॉकी प्लेयर्स। मैस्कॉट का मतलब जो आपको सही रास्ता बताता हो,
शुभंकर, ठीक है। वैसे इसका मतलब एक ताबीज भी होता है, ठीक। अब कहता है यहाँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझो जरा। कहता है कि जब दो चांद के मुखड़े किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन एज वेल एज टुगेदर विद, कंजंक्शन एज वेल एज टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अनलाइक, विद, along with और एंड नॉट, ठीक है। एंड नॉट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ना कि, यहाँ पर एंड और नॉट अलग अलग नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे, एंड नॉट, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में जो हमारी वर्ब होती है और जो हमारा पॉजिटिव केस होता है एडजेक्टिव का, ये दोनों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करते हैं। अब फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैस्कॉट, यानी ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। और वॉलंटियर यहाँ पर वर्ब है, वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से काम करना, ठीक, अपनी इच्छा से काम करना, तो ये सिंगुलर होगी। और मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस या एस लगा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉलंटियर्स एट द स्कूल। क्लियर है, द मैस्कॉट एज वेल एज द हॉकी प्लेयर्स वॉलंटियर्स एट द स्कूल। क्लियर है सभी को। चलो कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा था कि सचिन एंड नॉट हिज टीम मेंबर्स हैज प्लेड, यहां पर ईडी नहीं है, प्लेड देयर गेम केयरफुली, ठीक। अब देखो दो सब सेंटेंस हैं हमारे पास यहाँ पर बच्चों, क्या है, दो सेंटेंस हैं, एक सॉरी दो सब्जेक्ट हैं, सचिन और दूसरा कौन है, हिज टीम मेंबर्स। अब देखिए जब दो सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड नॉट के द्वारा जोड़े जाएं तो आने वाला वर्ब और पॉजिटिव केस दोनों एग्री करेंगे किससे, फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट सचिन सिंगुलर है, दैट्स वाई द वर्ब ये भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई द कमिंग पॉजिटिव केस मस्ट बी सिंगुलर। तो देयर तो प्लूरल है, इन प्लेस ऑफ देयर देयर शुड बी हिज, ठीक है। तो क्या जाएगा, हिज गेम केयरफुली। सेंटेंस का हिंदी मतलब वही है, ये तो खेले ही नहीं, टीम मेंबर्स तो खेले ही नहीं, सचिन, ना कि उनके टीम मेंबर्स। तो खेला कौन, सचिन। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे डमी सब्जेक्ट है खाली दिखाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात सभी को। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, वो मैं आपको जरा एक बार करके दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। अब मैंने कहा कि द टीचर along with his, the teacher along with थोड़ी सी इसमें ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, है ना, थोड़ी सी ट्रिक हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखो जरा, मैंने द टीचर along with the students have submitted their project। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बस केवल समझने की बात है, ठीक है। मैंने कहा था टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पर उसका थोड़ा कट जाए, आपको दिखाई ना दे लेकिन सुनाई देगा, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। अब देखो जरा, हैव केवल टीचर आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी सबको दिखाई देगा, है ना। अब देखो जरा, इस सेंटेंस के बच्चों में बात करूं तो हैव प्लूरल है, देयर प्लूरल है, तो अलॉन्ग विद के साथ सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहीं पर दिमाग लगाना है भैया, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन यही आ गया, तो एक प्लूरल हैव प्लूरल है, देयर प्लूरल है, तो जब हमारा पॉजिटिव केस प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट को यहाँ प्लूरल कर दोगे। द टीचर्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, सचिन को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, टीचर का तो प्लूरल हो सकता है टीचर्स। और फिर दो जगह सही था,
वर्ब भी सही थी और पैसिव केस भी सही था, तो इसका मतलब मेन सब्जेक्ट में ही गड़बड़ है। अब अगर मान लो हम हैव को सही कर दें, हैज़ कर दें और देयर को हिज कर दें, तो दो एरर थोड़ी एग्जाम में सही करोगे, बात समझे? तो ये भी दिमाग लगाना है, एकदम रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रट के गए और मतलब वही रट्टा हुआ नहीं, गुरु ने ऐसे कहा था ऐसे करेंगे, नहीं करना है। करना कैसे है? दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटॉस खाओ, बात समझे? चलो आगे देखो जरा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शी हैड विजिटेड सेवरल डॉक्टर्स बिफोर शी फाउंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम विद हर हैंड वॉज। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बहुत इसमें है नहीं। चलो देखो जरा। अब अगर बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन एक बार एक उसने पूछा, एक बच्चे ने पूछा कि सर सीता टोल्ड हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक, अब यहां देखो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक बात आपको समझनी होगी बच्चों, जब भी दो पास्ट एक्शन एक साथ आए, जब भी दो पास्ट एक्शन एक साथ आए, ठीक, अगर दोनों में से एक एक्शन तो किसी भी कनेक्टर के द्वारा जुड़े हुए हों, किसी भी कनेक्टर के द्वारा जुड़े हुए हों, कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हों, तो जो एक्शन पहले होगा, पहले लिखा है उससे मतलब नहीं, पहले हुआ है, तो जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पर अगर आप वीडियो को ढंग से शेयर करोगे, इसी कॉन्सेप्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कॉमन एरे कराऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट बताइएगा जरूर कैसा कमेंट, मतलब कैसा सेशन आपको लगा। ठीक, अब देखो जरा, कहता है शी हैड विजिटेड सेवरल डॉक्टर्स, वो कई सारे डॉक्टरों से मिली, बिफोर शी फाउंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम विद हर हैंड वॉज, उसके हाथ में क्या प्रॉब्लम थी इससे पहले वो कई सारे डॉक्टर से मिली। तो दो एक्शन हुए, ठीक, एक तो वो कई सारे डॉक्टर से मिली, दूसरा क्या हुआ कि वो कई डॉक्टर से मिली और सॉरी जब तक उसको समझ में आया उसके हाथ में क्या समस्या थी उससे पहले वो कई डॉक्टर से मिली। तो दो एक्शन एक साथ हुए, लेकिन समझ में बाद में आया और समझ में बाद में आया और डॉक्टर से पहले मिली। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिल्कुल सही जवाब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। क्लियर है मेरा सभी को? अब एक क्वेश्चन इसी का और देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लो। अब देखो नीचे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सीता टोल्ड हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक, सीता ने मुझे, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हर होगा, तो सीता ने अपना नाम थोड़ी बताया, सीता ने उसका नाम बताया, अब वो तो लड़का भी हो सकता है। तो सीता टोल्ड हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब यहाँ देखो दो काम हुए, सीता ने उसका नाम बताया कब? उसके जाने के बाद। तो पहले वो गया फिर सीता ने उसका नाम बताया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। तो सीता टोल्ड हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, पहले वो गया फिर सीता ने नाम बताया। यहाँ पर जो कंजंक्शन है, कनेक्टर है, वो क्या है? आफ्टर है। ठीक है, और बिफोर होता तो सीता हैड टोल्ड हिज नेम बिफोर ही लेफ्ट, सीता ने उसका नाम उसके जाने से पहले बताया, जबकि मैं कह रहा हूँ सीता ने उसका नाम उसके जाने के बाद बताया। ठीक, तो पहले वो गया फिर नाम बताया, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत अगर रह जाएगी, पहले बात तो रहेगी नहीं, रह जाएगी तो अगले क्लास में इसी पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देंगे आपको। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू दिस एंगेजमेंट थ्योरी लेट एडल्टहुड ऑफन इन्वॉल्व a gradual withdrawal from the world on physical, psychological and social levels। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस एंगेजमेंट थ्योरी लेट एडल्टहुड, ठीक है, लेट एडल्टहुड, एडल्टहुड मतलब किशोरावस्था। ठीक, अब देखो कितनी, एक ही तो है, यानी कि हमारा जो कमिंग सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑफन इन्वॉल्व्स, ठीक है, ऑफन इन्वॉल्व्स अक्सर शामिल करता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी क्या आ जाएगा? इन्वॉल्व्स।
ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्स। सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर, बताया मैंने थोड़ी पहले ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्डिक्ट इन दिस लेटेस्ट केस इज अ ब्रेक थ्रू फॉर द प्रोसिक्यूशन विच हैज़ कम अंडर इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। ठीक है, द वर्डिक्ट इन दिस लेटेस्ट केस इज अ ब्रेक थ्रू, कहता है कि जो वर्डिक्ट है इस लेटेस्ट केस में इज अ ब्रेक थ्रू, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है फॉर द प्रोसिक्यूशन विच हैज़ कम अंडर इंक्रीज्ड स्क्रूटनी, बढ़ी हुई स्क्रूटनी। वैसे देखिए स्क्रूटनी के लिए एक इंटेंस जो वर्ड है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में गलती हो जाएगी, अंडर इंटेंस स्क्रूटनी। जो क्वालिफायर्स होते हैं वो भी सही होने चाहिए, अंडर इंटेंस स्क्रूटनी। जब भी हम स्क्रूटनी के लिए बात आएंगे करेंगे तो इंक्रीज नहीं, अंडर इंटेंस स्क्रूटनी, बहुत शार्प स्क्रूटनी जो होती है, निरीक्षण जो होता है उसके बाद, ठीक है। अच्छा पहले वाले में ये टिक नहीं लगाया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो तो आपको अंडरस्टूड है, आंसर कहाँ है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर नो एरर होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तूने बता ही दिया कहाँ होगा, वॉलंटियर्स यानी कि थर्ड में होगा। हम बाद में सर आपने टिक नहीं लगाया था। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ भी, है ना। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, बोला सर ये बता दीजिए, 4-5 क्वेश्चन थे तो मैंने बता दिए, फ़ोन पे से पूछ रहा था तो मैंने ऐसे बाई चांस पूछ लिया, मैंने बेटा हो कहाँ, तो बोला सर एग्जामिनेशन हॉल में है। हमने पगला गए हो का, मतलब तुम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल से क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, मालूम चले वहाँ पकड़ गए, बिहार की बात थी, पटना में था मैं उस समय, तो मैंने कहा मतलब तुम वहाँ पकड़े गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन आएगी, कोचिंग सरगना गिरफ्तार, काहे तो नकल करवा रहे थे ऑनलाइन। चलिए खैर बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग कुड पोटेंशियली फिक्स severely genetic disorders in humans by replacing the defective gene with a functioning one। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब देखो severely genetic disorders, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है क्या है, एज अ नाउन यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक। और severely जो है क्या है, एडवर्ब है। नाउन को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, तो इसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, सीवियर। जेनेटिव इंजीनियरिंग कुड पोटेंशियली फिक्स सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर खराब बहुत ख़राब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको फिक्स कर सकता है। जेनेटिक कौन कर सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम लोग कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बात करी। कैसा लगा आपको आज का सेशन बच्चों, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आपके कमेंट जो हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं और अच्छा डिलीवर करने के लिए। कहीं कोई दिक्कत हो या कोई टॉपिक आपको स्पेशली पढ़ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं 110% आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं वो पढ़ाऊँगा जो आपको पढ़ना है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।